चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी वृंद समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान है। पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी वृंद समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान है। तो आंसर इसका क्या होगा सर, आप लोग को दिमाग में क्या रखना है, आंसर इसका होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके अलावा हम लोग को क्या जानना है कि गांधी वृंद समझौता कब हुआ था। तो हम लोग को दिमाग रखना है कि गांधी वृंद समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी वृंद समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को। अब एक इसके अलावा और भी जानना है कि गांधी वृंद समझौता को और किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग को दिमाग में रखना है दिल्ली समझौता। किस नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता, याद रखिएगा। तो गांधी वृंद समझौता को और किस नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा गया है कि गांधी वृंद समझौता को और किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग को याद रखना है दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। और दिमाग में क्या रखना है हम लोग को कि गांधी वृंद समझौता किस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो हम लोग को दिमाग में क्या रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब। तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि 12 मार्च 1930, याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर, याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से लेकर अपने 78 साथियों के साथ गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ, कितने साथियों के साथ, 78, कितने साथियों के साथ, 78। तो अपने 78 साथियों के साथ 24 दिन की यात्रा, कितने दिन की यात्रा किया, 24 दिन की यात्रा किया। तो 24 दिन की यात्रा करते हुए 200 मील, याद रखेगा, 200 मील की दूरी, कितने मील था, 200 मील की दूरी तय करते हुए 5 अप्रैल, याद रखेगा, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचा। याद रखेगा, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचा और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया, याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए ही गांधी वृंद समझौता हुआ था, याद रखिएगा। उसके अलावा जाना है हम लोग को भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी, याद रखें, कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी, याद रखें, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और याद रखना है कि भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के गवालियांवाला टैंक से हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई के गवालियांवाला टैंक से हुआ था। चलिए आगे देखिए, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन जो हुआ था, याद रखिएगा, पंजाब और तुर्की के बातों को लेकर गांधी जी ने बिना सहयोग का जिस आंदोलन की शुरुआत किया वह आंदोलन कहलाया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह कब हुआ, 1920 ईस्वी। कब हुआ, 1920। अब उसके अलावा याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 ईस्वी को। इसमें मेन जो था आपको याद रखा, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, याद रखेगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। क्वेश्चन क्या है आपका, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग को दिमाग रखना है कि अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है। तो हम लोग को दिमाग रखना कि अमीर खुसरो, याद रखिएगा, बलबन के दरबार में संरक्षण मिला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमीर खुसरो को किन के दरबार में संरक्षण मिला। तो आंसर क्या होगा इसका, बलबन। क्या होगा आंसर, बलबन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि किनके दरबार में इनको संरक्षण मिला, तो बलबन। लेकिन दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी। अब ये क्वेश्चन ये और भी पूछ सकता है कि कितने शासक के बीच रहा। तो याद रखिएगा 7 शासक के बीच में रहा। कितने शासक के बीच रहा, 7 शासक, बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक, याद रखें, बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक। और अगर एग्जाम में अगर पूछ दे कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, तो याद रखेगा 1253 ईस्वी। कहाँ हुआ, तो यूपी के पटियाली में। कहाँ हुआ था, स्टेट याद रखेगा, यूपी, स्टेट क्या याद रखना है, यूपी के पटियाली में, ये भी याद रखना है। और इनको भारत का तोते हिंद कहा जाता है, पक्षी के समान हुदहुद कहा जाता है, और सितार और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो था। और किस शताब्दी में किया था, 14वीं शताब्दी, याद रखेगा, किस शताब्दी में किया था, 14वीं शताब्दी, याद रखेगा। अब देखिए इसके अलावा याद रखेगा, अब अगला देखिए ऑप्शन ए का मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक याद रखेगा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था।
और दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह क्या कहा जाता है? असफलताओं का बादशाह, याद रखेगा, असफलताओं का बादशाह, असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, पागल कहा जाता है, याद रखेगा, सनकी कहा जाता है ना। ये सब जो नाम है ये मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका असफलताओं का बादशाह, पागल, सनकी, रक्त पिपासु, धनवानों का राजकुमार, ये सब किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को, याद रखेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल जो कहा था वह एलिफिस्टन ने कहा था। एलिफिस्टन किसने कहा था? एलिफिस्टन ने, याद रखेगा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल किसने कहा? एलिफिस्टन ने। अब आगे देखिए शेरशाह। अब शेरशाह के बारे में जो क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ देता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? याद रखेगा शेरशाह। और कब बैठा था? 1540 ईस्वी, याद रखेगा। और इसने 2 युद्ध लड़ा था हुमायूं के साथ, और हुमायूं के साथ 2 युद्ध जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वह है चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा, शेरशाह से जो रिलेटेड है, चौसा का युद्ध। तो चौसा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 1539। और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध यह हुआ था 1540 में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है लड़का को कि बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज जो बोलते हैं हम लोग, वो दोनों एक ही है, यह 1540 में। और इसी युद्ध के हराने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी हो गया शेरशाह 1540 ईस्वी में। और दोनों युद्ध में किसको हराया था? हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्ताड़ी कहाँ की घास का मैदान है? क्वेश्चन क्या है? पुस्ताड़ी कहाँ का घास का मैदान है? तो आंसर इसका क्या होगा? हंगरी, याद रखेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि घास के मैदान से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेगा। अब घास से मैदान से पूछा जाता है। अब देखिए क्या रखना है? उत्तरी अफ्रीका, तो उत्तरी अफ्रीका के याद रखिएगा सवाना। उत्तरी अफ्रीका क्या है? घास का मैदान सवाना। तो उत्तरी अफ्रीका घास के मैदान को सवाना और दक्षिणी अफ्रीका घास के मैदान को क्या बोलते हैं हम लोग? वेल्ड, याद रखेगा। वेल्ड कहाँ का है? दक्षिणी अफ्रीका। और उत्तरी अफ्रीका घास के मैदान को लोग क्या कहते हैं? सवाना। और दक्षिणी अफ्रीका घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्ड। उसी तरह उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को हम लोग बोलते हैं प्रेरी, क्या बोलते हैं? प्रेरी। और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को हम लोग बोलते हैं पंपास, याद रखेगा। तो ऊपर सवाना, नीचे वेल्ड, याद रखेगा। ऊपर सवाना, नीचे वेल्ड, और ऊपर प्रेरी, नीचे पंपास। ऊपर प्रेरी, नीचे पंपास। इसका कहने का मतलब हुआ कि हम लोग को दिमाग में क्या रखना है? ऊपर प्रेरी, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी कहने का मतलब है यूएसए और कनाडा। क्योंकि अभी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी देता है कि जो घास का मैदान है प्रेरी कहाँ का है, तो यूएसए व कनाडा, याद रखें, यूएसए और कनाडा का है। और पंपास जो है ये आपका किसका है? अर्जेंटीना का। पंपास किसका है? अर्जेंटीना का। और अर्जेंटीना का हृदय जो कहा जाता है वह पंपास को कहा जाता है। तो अर्जेंटीना का इसे हृदय कहा जाता है, किसको? पंपास को। और उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। तो ऊपर प्रेरी, नीचे पंपास, ऊपर सवाना, नीचे वेल्ड। कहने का मतलब हुआ उत्तरी अफ्रीका का सवाना, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, दक्षिण अमेरिका का पंपास, और अर्जेंटीना का हृदय क्या है? पंपास, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसकी नियुक्ति नहीं होती है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसकी नियुक्ति नहीं होता है? हम लोग को दिमाग रखना है कि क्वेश्चन क्या है कि निम्न में किसकी नियुक्ति नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? उपराष्ट्रपति। क्योंकि हम लोग को पता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, याद रखिएगा।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर हम लोग को याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अब देखिए क्या क्या आर्टिकल पूछा जाता है, तो इसके लिए हम ट्रिक आप लोग को दे रहे हैं, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, याद रखेगा। इसका ट्रिक है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है इसको पूछा जाता है एग्जाम में, उसरानी का चूस। और कैसे जानेंगे, तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति है, तो आर्टिकल क्या है 63, याद रखेगा। उपराष्ट्रपति जो भारत का है वो किस आर्टिकल में 63 में, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यह आर्टिकल 64 में। राज्यसभा का पदेन उपसभापति होता है, और कौन, याद रखे, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में 64 में। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 में, याद रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति किस में है 65 में, याद रखिएगा, यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है 65 में, किस में है 65 में, याद रखिएगा। उसके बाद निर्वाचन 66 में, निर्वाचन 66 में, याद रखिएगा। कार्यकाल 67 में, कार्यकाल किस में है 67 में। और आकस्मिक जो चुनाव होता है वह 68 में है, और उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वह 69 में, याद रखेगा। इसका मतलब भारत का उपराष्ट्रपति किस में है 63 में, राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति 64 में, कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 में, निर्वाचन 66 में, कार्यकाल 67 में, और आकस्मिक चुनाव 68 में, और शपथ जो होता है वह 69 में। तो उपराष्ट्रपति का शपथ किस में है 69 में, याद रखेगा। अब आते हैं प्रधानमंत्री। अब जो प्रधानमंत्री है इसकी क्या होता है कि नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा के बहुमत दल के नेता को हम लोग प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, याद रखें, लोकसभा के बहुमत दल के, याद रखें, कहाँ के, लोकसभा के बहुमत दल के नेता, याद रखें, लोकसभा के बहुमत दल के नेता, बहुमत दल, याद रखें, बहुमत दल के नेता। जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और उसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री से जो रिलेटेड जो अनुच्छेद है, याद रखिएगा, 74 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद 75 का 3 है, और 78 है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग को दिमाग रखना है कि 74 जो आर्टिकल है प्रधानमंत्री का, यार कि यह मंत्री परिषद का प्रधान होता है। पूछेगा क्वेश्चन की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है किस आर्टिकल में, तो याद रखिए 74 में। उसके बाद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 75 का जो 3 है यह याद रखना है हम लोग को कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो 75 के 3 में क्या है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, 78 में क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। उसके बाद देखिए राज्यपाल। अब राज्यपाल का भी नियुक्ति होता है, हम लोग को पता है कि राज्यपाल, तो पहले जो होता था राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखिएगा, सीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता था पहले, याद रखिएगा, पहले किसके सलाह पर होता था, सीएम के सलाह पर। यह कब से कब हुआ, 1950 से 67 तक। 1950 से 67 तक जो हुआ सीएम के सलाह पर, याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अब जो होता है प्रधानमंत्री के सलाह, अब जो क्या होता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, याद रखें। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो होता है राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। लेकिन पहले जो करता था हम लोग को याद रखना है, सीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता। अब जो है यह कब तक रहा, 1950 से 67 तक। और राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल जो है किस आर्टिकल में है, 153। राज्यों का राज्यपाल किस आर्टिकल में, 153 में है। और 154 में यार के कार्यपालिका शक्ति है, और 55 में जो है इसकी नियुक्ति है, याद रखें। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में, 155 में, याद रखें। उसके बाद आते हैं महान्यवादी। और देखिए महान्यवादी की जो नियुक्ति होता है यह भी राष्ट्रपति करता है संघ मंत्रिमंडल के सलाह, याद रखें। किसके बाद, संघ मंत्रिमंडल, याद रखेगा, संघ मंत्रिमंडल के सलाह, संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर, याद रखेगा। संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और यह किस आर्टिकल में है, 76 में,
याद रखेगा। तो महान्यवादी किस आर्टिकल में है? 76 में। तो महान्यवादी किस आर्टिकल में? 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ? क्वेश्चन क्या आपका? किस योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ? तो आंसर याद क्या रखना है हम लोग को? तृतीय पंचवर्षीय योजना। याद रखेगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ। अब हम लोग को दिमाग में क्या रखना है कि बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुआ वह हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। इसीलिए क्योंकि हम लोग को जितना भी है आपका, क्योंकि जितने बोकारो स्टील प्लांट हो गया, दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, देखना राउरकेला हो गया, ये जितने भी है ये सब सिर्फ बोकारो को छोड़कर बाकी सब आ जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, सिर्फ बोकारो को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आता है, ठीक ना, इसमें आ जाता है। तो हम लोग को क्या दिमाग रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब है? याद रखिएगा 1956 से 61। और याद रखिएगा, और प्रथम जो आपका है यह याद रखिएगा 1951 से 56, और तृतीय जो है आपका है 1961 से 66, और पांचवी जो है याद रखिएगा 1974 से 78। याद रखेगा 1974 से 78 याद रखेगा, क्योंकि 78 के बाद जो है 78 से 80 जो अनवरत योजना आ जाता है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का 1974 से 78, और द्वितीय 56 से 61 है, और प्रथम जो है 51 से 56, और तृतीय जो आपका जो है याद रखेगा 1961 से 66 है। और इसी पंचवर्षीय में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ। और जो भी स्टील प्लांट है उसका ट्रिक है स्टील, याद रखेगा तो स्टील प्लांट का ट्रिक है, याद रखिएगा भैंसराज दुबे बॉस। क्या है? भैंसराज दुबे बॉस। इसका कहने का मतलब भिलाई जो है आपका, याद रखिएगा भिलाई सोवियत संघ, किसके सहयोग से बना है? सोवियत संघ। और राउरकेला याद रखिएगा जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, और बोकारो सोवियत संघ। याद रखना है। तो देखिए बोकारो सोवियत संघ, भिलाई सोवियत संघ, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, यह सब देश के सहयोग से यह स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। यह सब देश के सहयोग से बना था। और याद रखेगा भिलाई जो है ईस्वी भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ईस्वी भी पूछता है। तो याद रखेगा भिलाई 55, राउरकेला 1953, दुर्गापुर 1956 और बोकारो 1968। याद रखिएगा। तो ईस्वी भी आपको क्लियर हो गया। तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुआ था तृतीय पंचवर्षीय में, याद रखिएगा 1968 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आंसर इसका होगा बैडमिंटन। आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। और यह भी क्वेश्चन आता है थॉमस कप, उबेर कप कौन खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका हम एक उपाय बता रहे हैं, आप लोग को ट्रिक दे रहे हैं बैडमिंटन का। इसका ट्रिक क्या है? सुधीर दीवाना नाच उठेगा। याद रखिएगा, सुधीर दीवाना नाच उठेगा। इसका मतलब यह जो ट्रिक है आपका, याद रखिएगा बैडमिंटन का ट्रिक है। याद रखिएगा बैडमिंटन का ट्रिक क्या हो गया? सुधीर दीवाना नाच उठेगा। अब देखिए इसका मतलब हुआ सुधीरमन कप, सुधीरमन कप। उसके बाद रखिएगा अमृत दीवान कप, नारंग कप,
चड्डा कप, उबेर कप और थॉमस कप। थॉमस कप, इसका मतलब है हम लोग को ये बैडमिंटन का ट्रिक क्या हो गया पूछेगा तो सुद्रीमन कप, अमृत दीवान कप, नारंग कप, चड्डा कप, उबेर कप, थॉमस कप, ये बैडमिंटन का ट्रिक है। उसी तरह यहां भी आप याद कर सकते हैं क्रिकेट का RJD डिक, RJD डिक। इसका कहने का मतलब हुआ रणजी ट्रॉफी, झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट का है। तो क्रिकेट का क्या कहा, रणजी ट्रॉफी, झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और CK नायडू, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। उसी तरह हॉकी से भी रिलेटेड है, याद रखिएगा। MCC महाराजा आगा खान रंग बांटे इंदिरा नेहरू संघ, ये सब हॉकी का ट्रिक हुआ, याद रखिएगा। कैसे